हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर मई 2023 के। तो ये जो करंट अफेयर है हम डिफरेंट न्यूज़पेपर से कंपाइल करते हैं, जिसमें आप क्या आ गया टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज, दी ट्रिब्यून का हिमाचल पेज और थर्ड में आ जाता है हिंदी न्यूज़पेपर अमर उजाला। वैसे तो सारे न्यूज़पेपर में सेम न्यूज़ होती है, लेकिन कुछ एक आर्टिकल्स होते हैं जो एक न्यूज़पेपर कवर करता है, कुछ एक दूसरा न्यूज़पेपर कवर करता है। तो आप लोगों के लिए सारे कंपाइल करके हम अपनी डिस्कशन में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले करंट अफेयर सबसे पहला है हमारा, हु हैज़ लॉन्च्ड माई सीएम माई प्राइड इनिशिएटिव रिसेंटली। तो माई सीएम माई प्राइड इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा। और ये क्यों किया गया है? ये बेसिकली इस चीज़ के लिए किया गया है, इस इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हो कि सीएम के साथ जो आपकी फ़ोटो क्लिक होगी उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड कर सकते हो? एक क्यूआर कोड होगा जिसको स्कैन करने के बाद आप लोग अपनी इमेज को, अपनी फ़ोटो को सीएम के साथ डाउनलोड कर सकते हो। अब ये क्या है? अब आप लोग बोलोगे भाई क्या करोगे फ़ोटो अपनी डाउनलोड करके? तो बेसिकली पब्लिक के साथ एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बताने के लिए ये किया जा रहा है कि सीएम का पब्लिक के साथ एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन है थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, क्योंकि एक क्यूआर कोड को आप स्कैन करके अपनी फ़ोटो को डाउनलोड कर रहे हो सीएम के साथ, तो काइंड ऑफ की जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है हिमाचल प्रदेश में, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा पब्लिक के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्गर कर रहे हो। उस पर्पज़ के लिए इस इनिशिएटिव को लिया गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने खैर ट्रीज के गिराने को, मतलब काटने को, किस स्टेट में रिसेंटली अलाउ किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश में। वैसे हमने अपने प्रीवियस करंट अफेयर में भी इस इशू को डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट वैसे तो कहता है कि भाई आपको जो ग्रीन ट्रीज हैं वो नहीं काटने हैं, लेकिन जो खैर के पेड़ हैं उनको काटने के लिए इसलिए इन्होंने हिमाचल प्रदेश को आज्ञा दे दी थी। और हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया था जिनको कि ये आज्ञा मिली थी। तो अब क्या हुआ था कि ये जो एग्रीमेंट था हमारा, ये 10 ईयर्स के लिए था। अगर आपने पीछे वाले करंट अफेयर ध्यान से देखे होंगे तो 10 ईयर्स के लिए आप काट सकते थे, लेकिन हमारी जो सरकार है हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि भाई हम लोगों को जो प्राइवेट लैंड है उसमें तो काटने की अनुमति आपने दी थी 10 ईयर्स के लिए, लेकिन इसके साथ जो गवर्नमेंट लैंड है उसमें भी हमें खैर ट्रीज को काटने की अनुमति मिल जाए। ठीक है, और ये 10 ईयर्स का जो झंझट है ये ना हो। तो इस तरह की अनुमति दी गई थी, इस तरह की याचिका लगाई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई आप लोग काट सकते हो ट्रीज को गवर्नमेंट लैंड में भी। ठीक है, तो जो खैर ट्रीज़ है बेसिकली इनको एक कत्था, बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ होता है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए काटा जाता है, खैर का यूज़ होता है। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि इससे सिर्फ रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू तो जनरेट होगा बिकॉज बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी एग्रो इकोनॉमी में ये आता है, मतलब उनका जो लाइवलीहुड है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो किसानों के लिए रेवेन्यू तो हमारा जनरेट होगा इससे, लेकिन रेवेन्यू के साथ साथ ये हेल्प करेगा, रिजुविनेशन ऑफ फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और रिजुविनेशन। अब देखो जो खैर के ट्रीज है चाहे वो गवर्नमेंट लैंड में है, राइट, अगर आप उनको नहीं काटोगे तो ये कुछ टाइम बाद क्या करने लग जाएंगे, डिके होने लग जाते हैं, मतलब थोड़े समय बाद ये बूढ़े होकर के खुद ही गिरने लग जाते हैं। फायदा क्या हुआ? एक तो ओल्ड ट्रीज हो जाएंगे फॉरेस्ट में, और इनकी रिजुविनेशन की जो पावर है ना, जैसे मतलब काटोगे तो ये जल्दी उग जाते हैं। ठीक है, तो डिके हो जाने लगेंगे, ना ही आपने इसमें से खैर को एक्सट्रैक्ट किया जो कि काम की चीज़ है, और साथ में जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये भी सही नहीं है। तो अगर खैर ट्रीज की कटाई की जाएगी तो उससे पहले तो रेवेन्यू जनरेट होगा कत्था एक्सट्रैक्ट करने से, सेकंड जो फॉरेस्ट का मैनेजमेंट है वो भी अच्छा होगा, रिजुविनेशन अच्छा होगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इस परमिशन के। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये परमिशन दे दी है, और हिमाचल प्रदेश ने 5 जो फॉरेस्ट डिवीज़न है जिनमें आपका आ जाता है ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़, यहाँ पर जो है अपना वर्किंग प्लान रेडी कर लिया है। इसके साथ ही जो 5 फॉरेस्ट डिवीज़न और है जिसमें आ जाता है आपका नाहन, पौंटा साहिब, धर्मशाला, नूरपुर और देहरा, यहाँ के लिए जो प्लान है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। तो मतलब टोटल 10 फॉरेस्ट सब डिविजन्स के लिए ये अनुमति दे दी गई है। अच्छी बात है ये हिमाचल प्रदेश के लिए। नेक्स्ट,
हिमाचल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किस डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल का पहला Web3 मेटावर्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्टेट का पहला एजुकेशन Web3 मेटावर्स इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। अब आप लोग बोलोगे कि ये जो मेटावर्स इवेंट है ये बेसिकली होता क्या है? अब देखो, जो मेटावर्स इवेंट है इसमें खासकर जो वर्चुअल इवेंट्स को दिखाने के लिए वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी वर्चुअल रियलिटी के थ्रू चीज़ों को दिखाया गया, वर्चुअल रियलिटी को फेस करने का मौका दिया गया, और ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोह में बनाया गया, ठीक है। कलोह में बनाया गया। कलोह कहाँ है आपका? ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। ये किसने किया था? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 टेक्निकल एजेंसीज के साथ मिलकर किया था। ये जो ऊना की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने 2 टेक्निकल एजेंसीज के साथ मिलकर किया था। एक थी क्रूज फेयर और एक ICP इंडिया हब, ठीक है। क्रूज फेयर और ICP इंडिया हब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड? सुकेती या फिर इसको साकेती भी कहते हैं, ठीक है। सकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो ये है आपका सिरमौर में है। अब ये न्यूज़ में क्यों आया हुआ था? ये न्यूज़ में आपके इसीलिए आया हुआ था बिकॉज यहाँ पर आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है यहाँ पर मनाया गया। सकेती फॉसिल पार्क जो है आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है और इसे जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट इसे डिक्लेयर किया गया है और इसमें वर्टिब्रेट फॉसिल्स की रिच कलेक्शन है जो शिवालिक रॉक से मिले हुए हैं, ठीक है। शिवालिक रॉक से जो मिले हुए हैं फॉसिल्स और वर्टिब्रे के फॉसिल्स, उसकी यहाँ पर रिच कलेक्शन है। और ये जो फॉसिल्स हैं ये प्लियोप्लिस्टोसीन पीरियड्स के हैं। ये 2.6 मिलियन टू 11,700 ईयर्स एगो के हैं ये। अब ये जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट होती हैं ये क्या होती है? बेसिकली जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स वो होती हैं जो अर्थ के इवोल्यूशन में, अर्थ कैसे बनी है कैसे नहीं बनी है, अर्थ के इवोल्यूशन में कल्चरली सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है, वो होती है आपकी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। तो हमारा जो सकेती फॉसिल पार्क है वो भी एक जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट करता है, मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो आइडेंटिफाई करता है और कंजर्व करता है इनको जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट को। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था आपके 1851 में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट आपका आ गया, इन विच डिस्ट्रिक्ट एथेनॉल प्लांट विल बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में जो एथेनॉल प्लांट है वो कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट ऊना में किया जाएगा। अब देखो, जो एथेनॉल प्लांट है ये क्यों लगाया जा रहा है? ताकि जो एथेनॉल है उसकी प्रोडक्शन की जाए, ठीक है। अब ये बनाया जा रहा है आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट के जीतपुर बथेरी में, जीतपुर बथेरी में वहाँ पे लगाया जाएगा और इसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी आपकी 500 करोड़ रुपीस। कितनी एकड़ में से बनाया जा रहा है? ज़मीन इसके लिए चाहिए आपकी 30 एकड़। 30 एकड़ तो इसके लिए दे दी गई है, लेकिन 20 एकड़ बोल रहे हैं एक्स्ट्रा देने के लिए। तो जो अब 20 एकड़ एक्स्ट्रा दी जाएगी उसके लिए भी हमारे CM ने कह दिया है कि भाई इनको जो 20 एकड़ एक्स्ट्रा ज़मीन है वो भी दे दी जाए और जो लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस है उसको भी जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाए। अब इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये ग्रेन बेस्ड एथेनॉल की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। ग्रेन बेस्ड इथेनॉल की प्रोडक्शन करेगा। ग्रेन बेस्ड इथेनॉल की प्रोडक्शन करेगा तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो लोकली सोर्स्ड होगा, यानी कि लोकली जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा उसको ये यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि क्योंकि लोकली अवेलेबल चीज़ों को यूज़ करेगा तो जो आसपास के एरिया के लोग हैं एक तो उनको लाइवलीहुड मिल जाएगा, इथेनॉल प्लांट जब वहाँ पर बनेगा, ठीक है, लाइवलीहुड इनको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके साथ हमारी जो प्रदेश की गवर्नमेंट है वो 50% इक्विटी को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, ये हमारे CM ने कहा है रिसेंटली।
50% इक्विटी को इसमें इन्वेस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, विद विच कंपनी हिमाचल प्रदेश हैज साइंड MOU फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश ने किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है? रिसेंटली भी न्यूज़ में आया था ये, ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ। अब ये न्यूज़ में क्यों आया था? अब ये न्यूज़ में इसलिए आया था बिकॉज जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि भाई हम एक न्यू पॉलिसी बनाएंगे। न्यू पॉलिसी किस चीज़ के लिए? हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, आप लोगों को पता ही है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो जल्दी से जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, डिप्लीट हो रहे हैं और दोबारा ये बनेंगे नहीं, तो हमारी जो डिपेंडेंसी होगी वो किस चीज़ के ऊपर होगी? रिन्यूएबल सोर्सों के ऊपर। अगर ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं इनको हम अच्छी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब इसके लिए MOU तो साइन किया है, लेकिन हमारे जो CM है वो कह रहे हैं भाई इसके लिए हम एक पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट करेंगे और इस पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा? पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे जो स्टेट है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक पायनियर बनाएगा कि हम लोग किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। इसके साथ ही आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो स्टेट है उन्होंने फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट का टारगेट रखा है 2026 तक का। देखो ये पहले ना 2025 तक का रखा हुआ था, ये जनवरी ऑनवर्ड चेंज हुआ है बिकॉज जनवरी के करंट अफेयर में मैंने ये बताया हुआ था कि 2025 तक का रखा हुआ है। उसके नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम ये 2026 है 2026 है। 2026 हुआ था ये आपका बजट स्पीच के बाद। ठीक है, बजट की जो स्पीच थी उसके बाद ये 2026 हुआ था, अदरवाइज उससे पहले ये जो टारगेट था वो 2025 का ही रखा गया था। ठीक है, तो इसके लिए स्टेट फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए तो आप लोगों को पता ही है हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। उसी में ही एक ये ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की प्रोडक्शन का भी हो गया है। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को पता ही है एम्पल ऑफ मतलब बहुत सारी धूप आती है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स भी बहुत सारा है, इसके लिए जो ये ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी प्रोडक्शन यहाँ पर इजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, Which product of India has become second to get registered with European Union? यूरोपियन यूनियन के साथ रजिस्टर करने वाला सेकंड प्रोडक्ट भारत का कौन बन गया है? तो ये बन गया है हमारा कांगड़ा टी। हमने देखा था न्यूज़ में रिसेंटली कि जो कांगड़ा टी है इसे EU का GI टैग मिल गया है। ठीक है, भारत का तो इसे मिल गया था कब? बहुत पहले मिल गया था, 2005 में मिल गया था और इसे यूरोपियन यूनियन से भी रिकॉग्निशन मिली है। इसका मतलब क्या हो गया? सेकंड प्रोडक्ट ये इंडिया का बन गया है। ठीक है, इंडिया का ये पूरे भारत का ये दूसरा प्रोडक्ट ऐसा बन गया है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो जो हमारी टी है उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गई है और इसकी जो सेल है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इससे जो टी ग्रोअर्स हैं आपके कांगड़ा के, पालमपुर के, बैजनाथ के, कांगड़ा, धर्मशाला, जोगिंद्रनगर, मंडी और भटियात डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, भटियात तहसील जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हमने न्यूज़ में भी रिसेंटली देखा था कि जो कांगड़ा टी की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो रही है। वैसे मतलब अगर आप पिछली ईयर्स में देखोगे और अब कंपेयर करोगे वो डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ होने का यही था कि लोगों में इंटरेस्ट नहीं रहा है अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए। इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा है? वही बात आ जाती है कि जब लोगों को प्रॉफिट नहीं होता है तो उनका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाने लगता है। तो अब एक पॉसिबिलिटी बन गई है क्योंकि इसको एक यूरोपियन मार्केट्स में भी जगह मिल गई है। तो यूरोपियन मार्केट में जगह मिल गई है, इस वजह से हो सकता है कि इसकी जो सेल हो वो बूस्ट हो और जो लोकल ग्रोअर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर हो इस कांगड़ा टी को और ज़्यादा ग्रो करवाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स में बोला भी था कि हम लोग साथ में इम्पॉर्टेंट डेज भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं यानी कि इस वीक के, वो मैंने कुछ एक इसमें इंक्लूड किए हैं बिकॉज डेज एक ऐसा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट डेज, जो एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है मैक्सिमम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आपका हो। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है?
अब देखो ये जो सारी पीडीएफ्स वगैरह हैं इनकी, उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो himachalchronicle.in पे जाकर के, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाकर के लिंक मैं नीचे एक पिंड कमेंट में भी दे दूंगी, वहाँ पर जाकर के आप जनवरी ऑनवर्ड सारे जो हमारे करंट अफेयर्स हैं हिमाचल के अभी 2023 के, उनको एक्सेस कर सकते हो। उसके नोट्स वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो। ये आपके इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में अवेलेबल है, तो दोनों मीडियम के लिए यहाँ पर ये अवेलेबल है। बाकी का जो कंटेंट है जैसे हिमाचल जीके या नेशनल इंटरनेशनल क्विज़, वो भी आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे, जस्ट बिकॉज इतना ज़्यादा काम अभी इस पर हुआ नहीं है। तो जो भी करंट अफेयर की हेल्प अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ से जा कर के ले सकते हो। तो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को। क्यों किया जाता है? ताकि जो डाइवर्सिटी का इशू है उसके ऊपर लोगों की अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ाया जा सके। थीम क्या थी इसकी? थीम थी इसकी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, ठीक है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे 2023? तो नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज 2023 की जो थीम है वो है सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट। इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे को आपका सेलिब्रेट किया जाता है 19 मई को। और इसकी जो थीम है वो तो मैंने आप लोगों को बता दी। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है और इसके रिस्टोरेशन एफर्ट्स हैं, सारी की सारी जो लुप्त हुई स्पीशीज है या लुप्त होने वाली जो स्पीशीज हैं, उनके लिए अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 18 मई को। अब इसकी थीम थी आपकी म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। ठीक है। और इसके साथ ही ये क्यों मनाया जाता है डे? ताकि जो म्यूजियम है इसका रोल और इनकी जो इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, उसके बारे में लोगों को अवेयर करवाया जा सके। नेक्स्ट, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है आपके 17 मई को। और इसकी थीम क्या थी आपकी इस बार की? इसकी थीम थी इनेबलिंग द लीस्ट डेवलप्ड नेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ये ITU के फाउंडेशन को मार्क करता है जब पहला इंटरनेशनल टेलीग्राफ पेरिस में साइन किया गया था। नेक्स्ट, नेशनल डेंगू डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल डेंगू डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 16 मई को। ठीक है। इसकी क्यों? डेंगू के लिए अवेयरनेस दिखाने के लिए। और इसकी जो थीम थी वो है फाइट डेंगू सेव लाइफ। ठीक है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर 1 वीक के 15 से लेकर के 22 मई तक के। नोट्स के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।